नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंचे। मृतकों के परिजनों से मुलाकात करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, इंसाफ का भरोसा दिया, दुख की घड़ी में साथ खड़े होने का विश्वास दिलाया। पीड़ितों ने प्रधानमंत्री की संवेदना को स्वीकार किया, माना कि सरकार उनके साथ है, लेकिन सवाल है उन अफसरों पर, उस अफसरशाही पर जिसकी लापरवाही की कीमत आम नागरिकों को उठानी पड़ी। चिता की राख का इंसाफ मिलने से पहले ठंडा हो जाना सबसे खतरनाक नहीं होता। कब्रिस्तान में जनाजों की बढ़ती तादाद की वजह से वेटिंग लिस्ट में शवों का रुक जाना भी सबसे खतरनाक नहीं होता। अपनों को खोने के बाद जन्नत नसीबी की यूं आखिरी दुआ में बच्चे के हाथों के जुड़ जाने की नौबत आना भी नहीं होता सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक होता है अपनी कमियों को यूं अचानक छिपाने के लिए पर्देदारी करना। सबसे खतरनाक होता है किसी हादसे के बाद यूं रातों रात अपनी कमियों पर रंग रोगन करना। खतरनाक होता है यूं अचानक सिर्फ दिखावे के लिए एक दिन ऑल इज वेल बन जाना। अपने ही घर के बच्चों को खो देने के बाद यूं दुआ पढ़ने की नौबत आना बुरा तो है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं। क्योंकि सबसे खतरनाक होता है प्यादों को पकड़कर बड़े बड़ों तक कानून का हाथ ना पहुंच पाना। सबसे खतरनाक होता है सिर्फ टिकट काटने वाले से लेकर पकड़ना चौकीदार को और तुरंत ना पकड़ पाना बड़े गुनहगार को। सबसे खतरनाक होता है 130 से ज्यादा लोगों की जान लेने वालों के नाम से पर्दा उठाने की जगह पर्दा गिरा देना। इस रिपोर्ट के बाद अब आपके सामने एक सवाल हम रखते हैं। देश में जिसको भी लगता हो कि मौत के जिम्मेदार वो लोग हैं जो रविवार की शाम मोरबी के अपने शहर के झूलने वाले पुल पर चंद पलों की खुशियां समेटने चले गए, देश में जिसको भी लगता है कि भीड़ बनाकर जनता चली गई तो पुल गिर गया इसीलिए जनता जिम्मेदार है, देश में जिसको भी लगता है कि सरकार और सिस्टम क्या क्या कर दे, आज उनको हम ये रिपोर्ट दिखाकर बताना चाहते हैं कि सिस्टम चाह ले तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन दिक्कत सिर्फ यही है कि कुछ नागरिकों की मौत किसी हादसे, किसी दुर्घटना, किसी लापरवाही के बाद ही नींद सरकारी व्यवस्थाओं की कुछ देर के लिए टूटती है। रविवार रात की इन भयानक तस्वीरों को याद करिए। मोरबी का पुल टूटा, पुल की टूटी हुई जाली और तार को पकड़कर सैकड़ों लोग जिंदगी बचाने की कोशिश करते दिखे। घटना चाहे मोरबी की हो या हादसा देश में किसी और जगह का। कुछ लोग कहने लगते हैं कि सरकार और सिस्टम जनता के लिए क्या क्या कर दे। उन्हीं कुछ लोगों को जवाब है, सरकार और सिस्टम चाह ले तो जनता के लिए सब कुछ कर सकती है। क्योंकि मोरबी का जो प्रशासन 5 दिन तक ये खुद जाकर नहीं देख पाया कि ओरेवा कंपनी की तरफ से तैयार हुआ पुल क्या वाकई जनता के लिए खोलने लायक है, उसी मोरबी के प्रशासन ने रात भर में मोरबी के सिविल अस्पताल की काया पलट दी। मोरबी के प्रशासन में इतनी ताकत तो है कि जिस सड़क से प्रधानमंत्री का काफिला आने वाला हो उसे कुछ घंटे पहले यूं गिट्टी बिछाकर, तारकोल डालकर, रोड रोलर चलाकर मजबूत कर दे। बस काश जो सरकार और सरकारी सिस्टम प्रधानमंत्री के आने से पहले चंद घंटे में सड़क बना देने की हिम्मत रखता है, उसी ने 5 दिन में एक बार चेक कर लिया होता कि ओरेवा कंपनी की तरफ से बनाया गया पुल कितना मजबूत है, जनता इस पर क्या चल सकती है। सरकारों और व्यवस्था के कर्ता धर्ता के पास संसाधनों की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ जनता के प्रति जवाबदेही और जिम्मेदारी निभाने की। मोरबी में जो प्रशासन
ये नहीं देख पाया कि मोरबी के पुल पर कितनी भीड़ जा रही, उन्हें रोका जाए या नहीं रोका जाए। उसी प्रशासन के लोगों ने मोरबी के सिविल अस्पताल में प्रधानमंत्री के दौरे से पहले 2 दिन के भीतर 3 बार तो पुल हादसे के जख्मी लोगों के बेड की चादर बदल दी। बस चादर घंटों घंटों में बदलने वाली सरकार और सरकारी व्यवस्था अपनी जानलेवा लापरवाहियों की नीति वाली मैली चादर भी बदलना सीख ले तो मोरबी के इस परिवार पर एक साथ 7 लोगों की मौत के बाद जो पहाड़ टूटा वो न टूटता। 7 लोगों की जिंदगी एक झटके में गंवा देने वाले मोरबी के इस परिवार के लोगों ने 4 बच्चे खोए। 130 से ज्यादा मौत में 45 बच्चों ने दम तोड़ा है। मोरबी का ये परिवार उन्हीं के लिए दुआएं पढ़ रहा है। कुछ पता नहीं चला कैसे टूटा, बस थोड़ू खाईला तो तूटी गयो। बधा हेठे आवी गया, वच्चे पानी में जमे पड़ा तो मारा हाथ में रोड आवी गयो तो मैं पकड़ी लीधो। बस काश जो सरकारी व्यवस्था के अधिकारी प्रधानमंत्री के अस्पताल आने से पहले रातों रात रंग रोगन का काम युद्ध स्तर पर करा सकते हैं, उसी व्यवस्था के लोग एक दिन जाकर पुल जांच लेते या ओरेवा कंपनी के लोगों को बुलाकर पूछ लेते तो हादसा ना होता। दुखी सी बात का है कि जिस मोरबी में प्रधानमंत्री के दौरे से पहले 40 लोगों की टीम रात भर में अस्पताल को चमका देने के लिए लगा दी गई, उसी मोरबी में प्रशासन का एक आदमी 5 दिन तक ये झांकने नहीं गया कि बिना एनओसी के कैसे झूले वाला पुल खुल गया और फिर गिर गया। जब सरकारी व्यवस्था के लोग सिर्फ दिखावे के लिए या अपनी कमियों के कील मुहासे के ऊपर ब्यूटी पार्लर छाप रंग रोगन का फेशियल करते हैं, उनके झूठ का चेहरा सच्चाई की बारिश में ज्यादा देर छिपा नहीं रहता। जैसे ये पता चला कि मोरबी के अस्पताल में देर रात आनन फानन में जो वाटर कूलर तक बदल दिया गया वो मंगलवार शाम तक पानी की सप्लाई से कनेक्ट ही नहीं किया गया। पुल टूटने के बाद जख्मी नागरिक मोरबी के जिस सिविल अस्पताल में भर्ती हुए, वहां कोने में ये वो पुराना वाटर कूलर सोमवार रात किनारे कर दिया गया जिससे पानी तक दावा है नहीं निकलता था। उसकी जगह रात में ही नया वाटर कूलर सिस्टम ले आए। पानी भरने की टूटी फूटी जगह को सीमेंट से चमका कर नया वाटर कूलर खड़ा कर दिया गया। लेकिन जैसे मोरबी की नगर पालिका ने पुल की मरम्मत का काम ओरेवा कंपनी को देकर ये खुद जांचने की जहमत तक नहीं उठाई कि पुल वाकई मजबूत बना कि नहीं, उसी तरह मोरबी के अस्पताल में नया वाटर कूलर खड़ा करके किसी ने ये देखने का जिम्मा नहीं उठाया कि इससे अब पानी निकलता भी है या नहीं। 2 तस्वीरों से कहानी समझ लीजिए। यहाँ के विपक्षी दलों का ये आरोप है कि अब यहाँ पर क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं तो उसके लिए तैयारियां की जा रही है। ये नया वाटर कूलर आप देख सकते हैं यहाँ पर है, पुराना वाटर कूलर वहां पर रखा हुआ है जो काम नहीं कर रहा था कई दिनों से। नया वाटर कूलर जो है आप देखेंगे वो लगा दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वाटर कूलर है वो कल रात में ही यहाँ पर लगाया गया है। ये पूरी जगह को बनाया गया। आप यहाँ पर पानी भर रहे थे? हाँ? नहीं आ रहा पानी। ये देखिए यहाँ पर पानी की बोतल लेकर आई है और ये वाटर कूलर यहाँ पर कल रात में ही लगाया है और उससे पानी भरने की कोशिश कर रही है। देखिए यहाँ से इसके अंदर से पानी तक नहीं आ रहा। दूसरी अगर जो मैं बात करूँ तो यहाँ के कनेक्शन की बात करें, देखिए इसे कनेक्शन किया ही नहीं गया। ये देखिए ये जो यहाँ के जो कुछ लोग हैं, देखिए इसका कनेक्शन ही नहीं। ये जो वाटर कनेक्शन का जो पाइप है वो ऐसे पड़ा हुआ है। जब वाटर कूलर को बदलने के बाद भी उसमें वाटर कनेक्शन न जोड़ने की तस्वीरों ने दस्तक दी तो आनन फानन में तुरंत फिर से अपनी जनता के प्रति जिम्मेदारी पर फजीहत होती देख इस वाटर कूलर का कनेक्शन पानी से जोड़ दिया गया। जैसे नया वाटर कूलर लगाकर कोई ये नहीं देखता कि उसे पानी से जोड़ा गया कि नहीं और जनता खाली बोतल हिलाती रह गई। ठीक उसी तरह मोरबी के पुल की मरम्मत का ठेका देकर अधिकारी जांचने नहीं पहुंचे और नतीजा 130 से ज्यादा लोगों की जान पुल के टूटने से हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 130 से ज्यादा नागरिकों की मौत की पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। इसे पीएम ने देश के लिए शोक बताया। कल ही पीएम राजभवन में हाई लेवल मीटिंग करके राहत और बचाव कार्य का जायजा ले चुके थे। आज खुद प्रधानमंत्री मोरबी पहुंचे। अफसरों की लापरवाही का अंदाजा पीएम को रहा होगा, इसीलिए विस्तार से मोरबी में पुल से लेकर अस्पताल तक खुद गए। टूट चुके ब्रिज के बेहद करीब जाकर हादसे की वजह को प्रधानमंत्री ने समझना चाहा। राहत और बचाव के काम में तत्परता से लगे सभी लोगों से पीएम मोदी ने बातचीत की। 25 मृतकों के परिजनों से मुलाकात करके उन्हें न्याय का और साथ खड़े रहने का भरोसा भी दिया। एसपी के दफ्तर में मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, डीजीपी से लेकर एसपी तक को साफ निर्देश दिए कि जांच पूरी हो, तेजी से हो, इंसाफ पूरा मिलना चाहिए।
तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ये पूरी बैठक उन्होंने की, परिजनों से भी मुलाकात की। मोरबी में टूट गए झूलतो ब्रिज के बेहद करीब जाकर प्रधानमंत्री पूछते हैं कि क्या हुआ यहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली टीम से मिलते हैं। रेस्क्यू के साथ सर्च ऑपरेशन करने वाली टीम के सदस्यों से जानकारी लेते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री पुल के टूटने से जान गंवाने वाले नागरिकों में 25 मृतकों के परिजनों से बात करते हैं। भावुकता और संवेदनशीलता के साथ भरोसा देते हैं। मिस्टर नरेंद्र मोदी आके गए, क्या कुछ हुआ? साहब ने बोला सब ठीक ठाक है ना, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, सब ठीक ही है। बातचीत की प्राइम मिनिस्टर ने? कैसे आप लोग गिरे थे और बताए आप लोग कैसे गिरे थे, ऐसा बोला। हमने बोला कि वेट के हिसाब से गिर गया था, दूसरा कुछ ज्यादा नहीं बोला है। आप लोगों से बात की, क्या बताया? नहीं, वो इन फ्यूचर सभी परिवारजनों की वो टेक कर लेंगे और उसने दुख भी व्यक्त किया है कि ये थोड़ा अजीब हो गया है। आश्वासन वो अच्छी बात की और चले गए। फिर प्रधानमंत्री मोदी मोरबी में एसपी दफ्तर जाकर एक बड़ी बैठक करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, दूसरे अन्य मंत्री, चीफ सेक्रेटरी, राज्य के डीजीपी, मोरबी के कलेक्टर, आईजी, एसपी की मौजूदगी में प्रधानमंत्री इस हाई लेवल मीटिंग में साफ निर्देश देते हैं कि गहन जांच हो, हर पहलू को जांचा जाए। सवाल है कि अब तक मोरबी पुल पर टिकट काटने वाले क्लर्क, चौकीदार, मैनेजर और छोटे ठेकेदार समेत 9 लोगों को पकड़ने वाली पुलिस ओरेवा कंपनी के बड़े अधिकारियों तक हाथ क्यों नहीं डाल पाई? जबकि आज तक संवाददाताओं ने मोरबी से अहमदाबाद तक पड़ताल की तो पाया है कि दफ्तर हो या घर, दोनों जगह से ओरेवा कंपनी के कर्ता धर्ता गायब हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर जयसुख पटेल जो हैं वो यहाँ पर मोरबी में एक घर है, वहाँ पर रहते हैं। रेवा इलाका है मोरबी का। यहाँ पर दिवाली के समय में जब इस ब्रिज को इनॉग्रेट किया गया तब वो यहीं रुके थे। हम जहाँ पे आए हुए हैं वहाँ पर कोई भी नहीं है और अहमदाबाद में भी उनका एक घर है। हम खड़े हैं ओरेवा हाउस के सामने अहमदाबाद के अंदर। बता दें आपको कि अजंता मैन्युफैक्चरिंग, जिसे मोरबी के अंदर केबल ब्रिज की रिनोवेशन रिपेयर का काम दिया गया था, उसका मेन ऑफिस यहीं पर है। यहाँ पे तीसरी मंजिल पर जो है अजंता मैन्युफैक्चरिंग, अजंता ट्रांजिस्टर्स, अजंता एनर्जी, अजंता इंफ्रा का ऑफिस मौजूद है, जो पिछले 3 दिनों से ये नहीं खुला गया है। पुल हादसे में अब तक एफआईआर में पुलिस ने ना तो मोरबी नगर पालिका के किसी जवाबदेह अधिकारी का नाम दर्ज किया, ना पुलिस की तरफ से हुई चूक पर जांच शुरू की, ना ओरेवा ग्रुप के बड़े अधिकारी और मालिक का नाम एफआईआर में शामिल किया गया। इसीलिए दस्तक देता सवाल है, सिर्फ छोटे चेहरों को गिरफ्तार करके ओरेवा कंपनी के बड़े जिम्मेदारों के नाम पर पुलिस पर्दा क्यों डाल रही है? प्रधानमंत्री ने आज मोरबी की बैठक में दावा किया, यह भी साफ कर दिया कि न्याय ऐसा हो जो मिसाल बने। पीएम ने मुख्यमंत्री से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक की मौजूदगी में इस बात पर भी जोर दिया कि जांच के बाद जो भी कमियां सामने आए उन्हें दूसरी जगहों पर भी उस पर ध्यान दिया जाए, यानी जांच सिर्फ एक सरकारी फाइल बनकर न रह जाए। बहरहाल आज की खबरों की दूसरी सबसे बड़ी दस्तक भी आपको जरूर जाननी चाहिए। महाठग के नाम से मशहूर और जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एक बड़ा चिट्ठी बम फोड़ा है। सुकेश ने दावा किया है कि उससे अरविंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन ने 10 करोड़ रुपए की वसूली की है, जिसके बाद दिल्ली की सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी जहां आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, वहीं केजरीवाल इसे मोरबी मामले से ध्यान भटकाने की साजिश बता रहे हैं। जिसने बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों को अपने जाल में फंसाया, ठगी का जाल बुनकर कई अभिनेत्रियों की मुश्किलों को बढ़ाया, जिस महाठग के सैकड़ों करोड़ के खेल की जांच चल रही है, जिसके मायाजाल की कई बड़ी एजेंसियां तफ्तीश कर रही हैं, अब उस महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने नया चिट्ठी बम फोड़ दिया है और उसकी चिट्ठी ने दिल्ली की सियासत में नया संग्राम छेड़ दिया है। उपराज्यपाल को लिखी अपनी चिट्ठी में सुकेश ने जेल में उससे करोड़ों की उगाही का दावा किया और उगाही का आरोप दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर मढ़ दिया है।
मैंने उनको एक कवरिंग लेटर ड्राफ्ट करके ओरिजिनल लेटर उसके साथ एनेक्स करके जो हैंड रिटन है मैंने एलजी साहब को मैंने पोस्ट कर दी। शायद उसी लेटर के कॉग्निजेंस के बाद अभी एलजी साहब ने 82 पुलिस पर्सनल के खिलाफ अराउंड 20th of अक्टूबर को उन्होंने एक सैंक्शन दिया है, जिसमें 82 जेल ऑफिसर्स के खिलाफ अभी कार्रवाई शुरू होगी इसी एक्सटॉर्शन के मैटर में। सुकेश चंद्रशेखर का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने जेल में सुरक्षा देने के बदले उससे 10 करोड़ रुपए लिए। उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी में सुकेश ने लिखा कि 2019 में सत्येंद्र जैन जेल में मुझसे मिले। सत्येंद्र जैन के साथ उनके सचिव और करीबी दोस्त भी थे। सत्येंद्र जैन ने मुझे जेल में सुरक्षा के बदले पैसे की मांग की। सत्येंद्र जैन ने मुझे हर महीने 2 करोड़ देने को कहा। सत्येंद्र जैन ने बीजी जेल संदीप गोयल को भी 1.5 करोड़ देने को कहा। 2-3 महीने के दौरान मुझसे 10 करोड़ की रकम वसूली गई। पैसों की वसूली कोलकाता में की गई। सत्येंद्र जैन के करीबी चतुर्वेदी को दिया गया पैसा। सुकेश ने चिट्ठी में यह भी लिखा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ सारे सबूत दे सकता हूं। सुकेश चंद्रशेखर की यह चिट्ठी सामने आते ही सियासत गर्मा गई। आरोपों की नई किस्त फिर गुजरात चुनाव तक आ गई। सुबह अखबार के माध्यम से मालूम पड़ा है कि ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। पंजाब चुनाव के पहले ये लोग कुमार विश्वास को लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी में सत्येंद्र जैन पर एक नहीं कई आरोप लगाए और उनकी पार्टी को भी घेरा है। महाठग ने चिट्ठी में लिखा कि मैं सत्येंद्र जैन को 2015 से जानता हूं। आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ से ज्यादा दे चुका हूं। आम आदमी पार्टी ने मुझे साउथ जोन में बड़ा पद देने का वादा किया था। आम आदमी पार्टी ने मुझे राज्यसभा भेजने का भी वादा किया था। आज जो दिल्ली का जेल मंत्री है वो खुद उसी जेल में अपनी सजा काट रहा है, मगर हमें यह नहीं पता था कि बाहर भी पैसा कमाते हैं और जेल के अंदर भी पैसा कमाते हैं। परसों मोरबी हादसा होता है, कल 24 घंटे सारे टीवी चैनल्स मोरबी का मुद्दा उठाते हैं और आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं। तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है। सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी सामने आने के बाद बीजेपी और आप के बीच नई लड़ाई छिड़ गई है। इस बार आरोप ठग से वसूली के हैं और दोनों पार्टियों के बीच इस पर जमकर ठनी है। मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। अभी कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया था। उनके अचानक आए इस बयान ने सबको हैरान कर दिया। लेकिन इमरान खान जैसे जैसे इस्लामाबाद के करीब पहुंच रहे हैं, पाकिस्तान में गृह युद्ध की दस्तक के साथ बाइडेन का बयान सच होता दिख रहा है। इमरान खान अभी इस्लामाबाद पहुंचे भी नहीं और उससे पहले वहां तबाही की धमकियां दे रहे हैं। उनके करीबी हथियार इकट्ठा कर रहे हैं। सोचिए अगर हथियारों से लैस इमरान समर्थक पाकिस्तानी रेंजर से भिड़ गए तो इस्लामाबाद में बड़ा खून खराबा हो जाएगा। पाकिस्तान में अराजकता फैल जाएगी। अजीम कॉन्क्लेव, अजीम लीडर, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान, इमरान खान। हम इंशाअल्लाह इस्लामाबाद आ रहे हैं। ये कोई सियासत नहीं है, ये जहाद है। ये इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने की जहाद है। अगर आप पे टॉर्चर करेंगे इस्लामाबाद में, इन्होंने पहले भी किया, रिकॉर्ड है, टॉर्चर का जवाब क्या होगा? देखिए वो तो मैं बताऊंगा नहीं मैं क्या कर रहे हैं, लेकिन हमने इनको मौका नहीं देना। ये टॉर्चर नहीं कर पाएंगे, हमने इनको मौका नहीं देना। खान साहब कहीं अचानक पहुंच जाएंगे, आप क्या करेंगे? नहीं, हमारा प्लान है। क्या इस्लामाबाद पहुंचकर इमरान खान तबाही लाने वाले हैं? तो चेंज तो आना है। क्या सॉफ्ट रेवोल्यूशन, पुरअमन इनकलाब आना है, या जो दूसरा है वो तबाही मचाने वाला है? क्या इस्लामाबाद में पाकिस्तान के गृह युद्ध का आगाज होने वाला है?
तो ये इन्होंने वही करना है कि जी मैं शेलिंग कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। उसे यही नहीं पता कि वो होने क्या वाला है, इसलिए मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि वहां पहुंच के हमने क्या करेंगे। लेकिन जो भी करेंगे ये कुछ नहीं कर सकेगा। क्या इस्लामाबाद पहुंचने के बाद इमरान ISI चीफ के बाद बाजवा को रुलाने वाले हैं? लेकिन ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाजों के पीछे हमें मिलें, अपनी आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार करें। इमरान खान ने वो कर दिया जो पाकिस्तान में आज तक नहीं हुआ। ISI चीफ को करीब करीब रुलाने वाले, बाजवा को सफाई देने के लिए मजबूर करने वाले, शरीफ भाइयों और भुट्टो परिवार को बुरी तरह बदनाम करने वाले इमरान खान क्या इस्लामाबाद को जलाने आ रहे हैं? इन सवालों की वजह इमरान खान है, जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और जनरल बाजवा को श्रीलंका में हुए विद्रोह की याद से डरा रहे हैं। जब इस्लामाबाद तक हम पहुंचेंगे सारी कौम देख लेगी। ये कह रहे हैं ना कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, जब पब्लिक देखेंगे मजबूर हो जाएंगे इलेक्शन के लिए। क्योंकि ये देखें, या दो रास्ते हैं, या पुरअज़म तरीके से लोगों को साथ ले जाके अवाम की राय वो दिखा सकते हैं, और या फिर वो जो श्रीलंका में हुआ और वो इतना बड़ी आबादी है तो कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। श्रीलंका में जनता ने अपने राष्ट्रपति को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तो सवाल यह है, क्या पाकिस्तान में ऐसा होने जा रहा है? क्या इसकी वजह इमरान खान होंगे, जो सिर पर कफन बांधकर इस्लामाबाद के लिए निकल चुके हैं? इमरान खान सिर्फ मौत की बात नहीं कर रहे, वो इस्लामाबाद खून खराबे की खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। इमरान खान का ट्वीट देखिए, जिसमें वो लिखते हैं, GT रोड पर मेरे हकीकी आजादी मार्च में उमड़े जन सैलाब को देखिए। पिछले 6 महीने से मैं देश में क्रांति होते देख रहा हूँ। सवाल केवल ये है कि वो मतदान के जरिए होगी या रक्तपात से होगी। तो इमरान खान एक तरफ पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात का हवाला देते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो खुलेआम हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि इमरान खान के बेहद करीबी नेता फोन पर हथियार इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। अली अमीन गंडापुर, इमरान के इस नेता को कश्मीर पर आपने गीदड़ भभकी देते हुए जरूर सुना होगा, लेकिन जब कश्मीर में इनकी दाल नहीं गली तो ये उन्हीं बंदूकों को अपने ही मुल्क को जलाने के लिए इकट्ठा करने लगे, लेकिन पकड़े गए। क्या पोजीशन है सर? पोजीशन तो A1 है, आप सुनाए। बंदूक कितनी है? बहुत है। लाइसेंस भी बहुत है। बंदे भी जितने चाहिए होंगे सर। तो आपने सुना कि इमरान खान की पार्टी के नेता अपने ही मुल्क की सेना और पुलिस से भिड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पाकिस्तान में एक बार फिर मार्शल लॉ लग सकता है। ये जो हो रहा है ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ, तो ये अब इनके ऊपर है कि ये क्या करना चाहते हैं। हाँ, तो मार्शल लॉ की बातें हो रही है कि मार्शल लॉ लग जाएगा। लगा दे मार्शल लॉ, लगाना तो लगा दे, मुझे क्या डरा रहे हैं। अगर आप पे टॉर्चर करेंगे इस्लामाबाद में, इन्होंने पहले भी किया, रिकॉर्ड है, टॉर्चर का जवाब क्या होगा? देखें, वो तो मैं बताऊंगा नहीं मैं क्या करना है, लेकिन हमने इनको मौका नहीं देना। ये टॉर्चर नहीं कर पाएंगे, हमने इनको मौका नहीं देना। क्या खान साहब कहीं अचानक पहुंच जाएंगे, आप क्या करेंगे? नहीं, हमारा प्लान है। इमरान खान क्या करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार का कहना है कि इमरान खान इस्लामाबाद में लाशों का अंबार लगाने आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च फितना मार्च है, जो मुल्क में फसाद बर्पा करने की साजिश है। इमरान खान का मकसद इस्लामाबाद में जलसा और धरना करना नहीं, बल्कि लाशें गिराना है। हमारी रिपोर्ट्स हैं कि ये कोई ऐसा सीन बनाएंगे कि उसमें लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी से मुतसादम होंगे और फिर उसके बाद लोगों की लाशें गिराने का काम ये लोग करेंगे। तो इमरान खान का लॉन्ग मार्च पाकिस्तान को जलाने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि इमरान जहां तबाही और जिहाद जैसे शब्दों के जरिए सरकार को धमका रहे हैं, वहीं उनकी पार्टी के नेता इस्लामाबाद के लिए हथियार इकट्ठे कर रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार दावा करती है कि इमरान खान रैली में आए लोगों को मारकर खून खराबे का इल्जाम लगाकर राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान में हालात बेहद खतरनाक हो गए हैं, जैसा जो बाइडेन कह रहे थे।
there is a huge danger that if discipline breaks because of popular pressure, तो फिर बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी. And then the state is under siege, not the government. This is a very dangerous situation. And anything I can tell you that अगर खान साहब पीछे नहीं हटते तो अगर रियासत को खतरा है तो उनको भी खतरा है, और एक काउंटर रेवोल्यूशन का भी बहुत सख्त खतरा है. तो पाकिस्तान के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मौजूदा हालात में कुछ भी हो सकता है. इस्लामाबाद में खून खराबा हो सकता है, इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं, पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग सकता है. यही नहीं, इमरान खान की जान को भी खतरा पैदा हो सकता है. कुल मिलाकर पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. इमरान और बाजवा की जंग तेज होती जा रही है. अगर आप ये जो जबरदस्ती कोशिश करेंगे कि इन चोरों की हम हिमायत करें या इनकी क़ियादत को कबूल कर दें, मैं आज आपको कह रहा हूं कि कौम आपके खिलाफ हो जाएगी. कौम किसी के साथ, जो इनके साथ होगा, कौम उनके खिलाफ होगी. इदारों की इज्जत तब होती है जब कौम इदारों की इज्जत करती है. इदारे अपनी इज्जत कैसे करवाते हैं? अपने फैसलों से. और अगर वो इदारों का ख्याल है कि वो चोरों के साथ खड़े हो और ये समझे कि ये भेड़ बकरियां भी उनके पीछे लग जाएंगी, भेड़ बकरियां तो लग जाएंगी, पाकिस्तानी कौम नहीं लगेगी. पाकिस्तान बेहद मुश्किल में है. वो कभी भी दिवालिया हो सकता है. बाढ़ इस देश में भुखमरी को महामारी बना चुकी है, लेकिन अफसोस जनता की किसी को फिक्र नहीं है. आज तक ब्यूरो. जिस पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान को आगे बढ़ाया, वही इमरान खान पाकिस्तान की गली मोहल्लों में खड़े होकर वर्दी वालों को ललकार रहे हैं. डंके की चोट पर कह रहे हैं कि चौकीदार हो तो चौकीदार की तरह बर्ताव करो, वरना जनता तुम्हें सबक सिखा देगी. पाकिस्तान में आज जो कुछ भी हो रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ. आईएसआई का चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर रुआंसा हो रहा है और इमरान खान सीना तान कर सेना को अपनी हैसियत में रहने की हिदायत दे रहे हैं. पाकिस्तान में अब कुछ भी हो सकता है. पाकिस्तान की सेना को हिंदुस्तान ने 1947 में हराया. साल 1965 और 1971 में भी भारतीय सेना के आगे पाकिस्तान की सेना को जंग का मैदान छोड़कर भागना पड़ा. करगिल की पहाड़ियों में भी भारत ने पाकिस्तान को खदेड़ दिया. इस तरह पाकिस्तान की सेना ने आज तक हर लड़ाई में हार का मुंह देखा, लेकिन अपने मुल्क से बाहर पिटने वाली पाकिस्तानी सेना अब अपने ही देश के अंदर हारती दिख रही है. अपने सबसे बड़ी हार देखकर इमरान खान से सकपकाई हुई, जो खुलेआम सेना की पखियां उधेड़ रहे. बैरूनी साजिश हुई उनके साथ, और बैरूनी साजिश याद रखो कभी कामयाब नहीं होती जब तक अंदर सहूलतकार ना हो, जब तक अंदर मीर जाफर और मीर सादिक ना हो, कोई साजिश कामयाब नहीं होती. थोड़े से लोगों ने इस मुल्क के मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क किया. बंद कमरों में फैसला करके फिर इन चोरों को पर मुसल्लत कर दिया हमारे. इमरान खान के इन्हीं तेवरों ने पाकिस्तानी सेना के होश फाख्ता कर दिए, क्योंकि आज तक पाकिस्तान के किसी नेता ने अपने आर्मी चीफ के लिए मीर जाफर और मीर सादिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया. पड़ोस में किसी भी सियासतदान की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी आर्मी को चोर कहे. लेकिन ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जहां इमरान खान अपनी ही सेना पर हथौड़े चला रहे हैं, उसे उसकी जगह बता रहे हैं. नवाज शरीफ तुम भी सुन लो और तुम्हारे सहूलतकार भी सुन लो, सब सुन लो, हैंडलर सुन लो कि ये पाकिस्तानी कौम है, ये भेड़ बकरियां नहीं है, ये गाय भैंसे नहीं है कि जब तुम्हारी बात ना माने, जिस तरह गाय भैंसों को डंडे मार के इधर लपीट कर दो और जब चाहे तो उनको इधर भी कर दो डंडे मार के. ये पाकिस्तान की कौम है. पाकिस्तान की सेना ने इमरान के जरिए मुल्क पर शासन करने की जो भूल की,
उसकी कीमत उसे आज चुकानी पड़ रही है। पाकिस्तान की सेना बुरी तरह फंस गई है, क्योंकि इमरान चाहते हैं कि सेना उनके सुर में सुर मिलाए, लेकिन इमरान सरकार की नाकामी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। वहीं जनरल बाजवा नवाज शरीफ और भुट्टो जरदारी की साइड नहीं लेना चाहते, क्योंकि इन दोनों ही परिवारों को इमरान खान ने बुरी तरह से बदनाम कर दिया। पहले कहते थे वो चोर हैं, मुशर्रफ ने कहा चोर हैं, फिर एनआरओ दे दिया, अब वो ठीक हो गए हैं। इमरान खान ने एक तरह से पाकिस्तान की सेना को चोर साबित कर दिया। वो घूम घूम कर जनता को बता रहे हैं कि जिस चौकीदार को उन्होंने अपने मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, न्यूट्रल होने का ड्रामा करके उन्हें धोखा दे रहा है। कि अगर आपके घर के ऊपर डाका पड़ रहा हो, आपके घर को लुटेरे लूट रहे हो और आपका चौकीदार कहे कि मैं न्यूट्रल हूं, मुझे बताएं वो चौकीदार को आप क्या कहेंगे? घर लूट रहा, घर का कंगाल कर रहे हो लुटेरे, और वो चौकीदार कहे जी मैं तो न्यूट्रल हूं। तो गुजरांवाला बताओ आप क्या कहेंगे? बताओ तो सही। आपको थोड़ा बुरा लगेगा, आप चौकीदार को कहेंगे मैं तुम्हारी तनख्वाह दे रहा हूं अपने मेरी हिफाजत करने के लिए, तो न्यूट्रल नहीं रह सकता चौकीदार। आजादी के बाद से पाकिस्तान आर्मी, अल्लाह और अमेरिका के भरोसे चल रहा है, लेकिन इमरान ने सेना के भरोसे पर गहरी चोट की है। जो वर्दी खुद को हर कानून से ऊपर समझती थी, उससे आज इमरान खान सड़क पर खड़े होकर हिसाब ले रहे हैं। मुल्क की खुफिया एजेंसी ISI का चीफ सबके सामने रुआंसा होकर सफाई दे रहा है, फिर भी कोई उसे सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत, क्योंकि कोई नहीं जानता कि सेना को ललकार रहे इमरान खान जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो क्या होगा। ये जो हो रहा है ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। आज तक ब्यूरो। इमरान और शरीफ भाइयों में जुबानी जंग अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गई है। नवाज शरीफ ने इमरान को शैतान कहा है और अपने भाई से कहा है कि वो उनकी एक न सुने। इस तरफ पाकिस्तान में शांति की कोई बात नहीं कर रहा। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।